Now we shall consider the second implication of the laws, and that is impulse and impulse momentum theorem. impulse का अर्थ जो शाब्दिक अर्थ दैनिक जीवन में होता है, भावावेश, तो वो क्षणिक आता है, लेकिन यहाँ पर फिजिक्स में उसका कुछ डिफरेंट मीनिंग है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं और जितनी देर तक फोर्स लगा तो वो टाइम कंसीडर करें, और जितना फोर्स लगाएं फोर्स कंसीडर करें और फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें। तो यह प्रोडक्ट इम्पल्स नाम से जाना जाता है। फोर्स और उसका एक्शन टाइम, कितनी देर तक वो फोर्स लगा रहा, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन इम्पल्स कहलाता है। मान लें कि ये ऑब्जेक्ट है और इस पर फोर्स लगाया, यह फोर्स कांस्टेंट है और t टाइम तक लगा। कांस्टेंट फोर्स F t टाइम तक ऑब्जेक्ट पर लगा, तो इसका इम्पल्स होगा इसका और इसका प्रोडक्ट, और इम्पल्स को हम लोग J लिखते हैं। J इज इम्पल्स, IMPULSE, इम्पल्स। इट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट होगा। इसमें कंडीशन क्या है कि फोर्स शुड बी कांस्टेंट, कांस्टेंट फोर्स। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को इम्पल्स कहा जाता है। सेकेंड सिचुएशन ये हो सकता है कि फोर्स वेरिएबल है, उस केस में हर टाइम पर फोर्स का अलग अलग वैल्यू होगा। तो उस हालत में हम लोग फोर्स को उस पूरे टाइम इंटरवल पर छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। टाइम इंटरवल को मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक ये टाइम मान लें, तो फोर्स इस पर लग रहा है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, तो इन सब मोमेंट्स पर फोर्स अलग अलग है। तो मोमेंट्स को हम लोग अलग अलग इंटरवल में डिवाइड करते हैं। और मान लें कि एक इंटरवल dt है जो बहुत छोटा इंटरवल है, इस दौरान फोर्स F है। तब इस छोटे से एक्शन पीरियड में फोर्स का इम्पल्स इस फार्मूला से लिख सकते हैं, क्योंकि ये हम मान रहे हैं कि इस dt टाइम में फोर्स कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट फोर्स के से टाइम में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा F dt। तो ये छोटा सा इम्पल्स होगा, इसको लिखेंगे dj। और टोटल टाइम पीरियड मान लीजिए कि t1 से t2 तक किसी बॉडी पर फोर्स लगाया गया, तो टोटल इम्पल्स हो जाएगा इन छोटे छोटे इम्पल्सेज का वेक्टर सम, और उसको हम लोग इंटीग्रल साइन से डिनोट करते हैं। तब j लिखेंगे f dt इंटीग्रल t1 to t2, and this will be called impulse during time t1 to t2। इस होल थिंग को बोलते हैं फोर्स इंटीग्रल, फोर्स का टाइम इंटीग्रल ओवर द एक्शन टाइम ऑफ द फोर्स। तो दोनों को हम लोग एक साथ कंसीडर करें तो कह सकते हैं कि इट इज टाइम इंटीग्रल ऑफ फोर्स ओवर एक्शन टाइम ऑफ द फोर्स। इम्पल्स कैन बी डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स and time of action for constant force, and that definition is extended to variable force, and in that case we have J equal to time integral of force over action time of the force। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। The product of the force with its action time, time for which the force is acting, is called impulse। तो इम्पल्स स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? तो इसके लिए आप सिंपली देखिए कि फोर्स वेक्टर है और टाइम टेकन स्केलर है। ये t जो है वो टाइम टेकन है। एक्चुअली हम लोग इसको डिनोट करते हैं डेल्टा t से, तो आप यहाँ डेल्टा t में लिख सकते हैं टाइम टेकन।
फोर्स इंटू टाइम टेकन, जितना टाइम तक फोर्स एक्ट कर रहा है उस ड्यूरेशन को डेल्टा टी मान लिया और फोर्स को मल्टीप्लाई किया। तो डेल्टा टी पॉजिटिव स्केलर, टाइम हमेशा बीतता ही जाता है इसलिए डेल्टा टी इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर से, स्केलर पॉजिटिव है और वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसी डायरेक्शन में एक वेक्टर मिलेगा, क्योंकि स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है और वो को डायरेक्शनल वेक्टर होगा अगर स्केलर पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है कि F का और J का सेम डायरेक्शन होगा कांस्टेंट फोर्स रहने। लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल है तो कहीं पर फोर्स ऐसे हो गया होगा, कहीं ऐसे हो गया होगा, तो डिफरेंट टाइम इंटरवल में फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग हो गया होगा। तो इस इंटीग्रल में F कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्शन में चेंज कर रहा है, या मैग्नीट्यूड में चेंज कर रहा है या दोनों में चेंज कर रहा है। तो उस हालत में यह J किस फोर्स के डायरेक्शन में होगा ये हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि ये वेक्टर होगा क्योंकि ये वेक्टर का इंटीग्रेशन हो रहा है। दिस इज द फाइनल डिफिनिशन एंड दिस इज फॉर वेरिएबल फोर्स। So we have written as definition as product of the force with its action time is called impulse। अब मान लीजिए कि ये एक दीवार है और दीवार पर आपने हाथ लगा करके और प्रेस करना शुरू कर दिया, तो आप इस दीवार पर नॉर्मल फोर्स लगा रहे हैं और जितनी देर फोर्स लगाइएगा उतने टाइम से इस नॉर्मल फोर्स को मल्टीप्लाई कर दें, तब हम लोग कहेंगे कि उतना इम्पल्स आपने दीवार को दिया। इम्पल्स गिवन या इम्पल्स इम्पार्टेड ऐसे वर्ड बोलते हैं। उसी तरह से कोई क्रिकेट बॉल है और इधर से बैट पर ये टकरा रहा है, यहाँ बैट है, बैट से बॉल टकरा रहा है, तो बैट पर भी फोर्स लग रहा है और बॉल पर भी फोर्स लग रहा है। ये न्यूटन के थर्ड लॉ से आप जानते हैं कि ये फोर्सेज बराबर होंगे। तो ये इस पर फोर्स लगाया और इसने इस पर फोर्स लगाया और दोनों साइमल्टेनियस फोर्सेज होते हैं, तो ये खत्म होगा तो ये भी खत्म हो जाएगा। इसलिए एक्शन टाइम दोनों का सेम है, लेकिन दोनों पर जो इम्पल्स होंगे उनका डायरेक्शन डिफरेंट है। इस पर इम्पल्स इस डायरेक्शन में है और इस पर इम्पल्स इस डायरेक्शन में, क्योंकि इम्पल्स है वेक्टर क्वांटिटी। सो इम्पल्स का ये डिफिनीशन हो गया। और इसका अगर आप यूनिट लिखना चाहेंगे तो न्यूटन और सेकेंड, न्यूटन इंटू सेकेंड, इसका SI यूनिट हो जाएगा, SI यूनिट न्यूटन सेकेंड। न्यूटन जो है वो फोर्स का यूनिट है, SI यूनिट, और S सिंबल फॉर सेकेंड है। S की C नहीं लिखते हैं, केवल S लिखते हैं। न्यूटन सेकेंड हो गया इसका SI यूनिट। CGS यूनिट, CGS सिस्टम में अगर इसका यूनिट लिखेंगे, CGS यूनिट में फोर्स का यूनिट डाइन होता है और टाइम का यूनिट सेकेंड ही होता है, इसलिए ये हो गया डाइन और सेकेंड, डाइन सेकेंड, ये इसका इम्पल्स का CGS यूनिट हो गया। इसी तरह से आप डिफरेंट यूनिट सिस्टम में जा सकते हैं। फोर्स का यूनिट लिखना है और टाइम का यूनिट लिख के गुना कर देना। तो दैट मल्टीप्लिकेशन विल गिव यू SI यूनिट और CGS यूनिट और अदर यूनिट्स। This is impulse, definition of impulse. Impulsive force is another term. Impulse और impulsive force मिलता जुलता है, लेकिन impulsive force is another term which is reserved for the force which is short-lived and gives high impulse. Impulse हो गया इंटीग्रल और force हो गया जो कम समय तक लगे, लेकिन उसके द्वारा जो इम्पल्स प्रोड्यूस हो वो बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसे फोर्स को कहते हैं इम्पल्सिव फोर्स। यूजुअली कोलिजन्स के दौरान ऐसे फोर्स दिखाई पड़ते हैं, या किसी चीज़ को हीट करें, शॉर्ट टाइम के लिए हीट किया, तो ये शॉर्ट टाइम के लिए कांटेक्ट में आता है, लेकिन एन का वैल्यू लार्ज होता है उसी शॉर्ट टाइम में, बड़ा हुआ फिर छोटा हो गया, तो उस दौरान इसमें जो इम्पल्स जाता है वो बहुत बड़ा इम्पल्स होता है। ग्राफिकली भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आप जानते हैं कि इधर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एक्सिस पर ड्रॉ करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल y एक्सिस पर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर फोर्स जो है वो वेक्टर है, तो वेक्टर का कंपोनेंट लेते हैं और कंपोनेंट को ड्रॉ करते हैं। y एक्सिस पर फोर्स का कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे, x एक्सिस पर टाइम इंटरवल ड्रॉ करेंगे और किस टाइम पर कितना फोर्स है तो वो कहलाएगा इम्पल्स टाइम ग्राफ।
सॉरी फोर्स टाइम ग्राफ। फोर्स टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा दैट एरिया विल गिव द कंपोनेंट ऑफ इम्पल्स। जिस कंपोनेंट फोर्स को यहाँ लेंगे उस कंपोनेंट फोर्स के लिए वो इम्पल्स आएगा, यानी वही कंपोनेंट ऑफ इम्पल्स आएगा। जैसे मान लें कि यहाँ पर ऊपर की तरफ हम लोग एक्स और नीचे टाइम लेते हैं तो ये फोर्स टाइम ग्राफ होगा, लेकिन यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ फोर्स है, ये पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है। मान लें कि ऐसे ग्राफ है, फोर्स यहाँ वेरिएबल है, तब यहाँ पर इम्पल्स हो जाएगा इसका इंटीग्रल। जीरो से मान लें टी नॉट टाइम तक हम लोग कंसीडर करें तो जीरो से टी नॉट तक ये जो इम्पल्स होगा इसको लिखा जाएगा जे एक्स, और यही ये एरिया देगा। दिस एरिया विल बी इक्वल टू जे एक्स। इसी तरह से यहाँ y हो जाए तो यहाँ y हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा। वी शैल फाइंड आउट एरिया। ये इंटीग्रेशन में हम लोग पढ़ते हैं एरिया एज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का एक मीनिंग एरिया का भी होता है कि जिस क्वांटिटी को इधर प्लॉट कर रहे हैं और इधर प्लॉट कर रहे हैं उसका एरिया इंटीग्रेशन का वैल्यू देता है। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे इस केस में ये पॉजिटिव एरिया है। अगर ये एरिया नीचे भी खींचा जाए तो नीचे वाले एरिया को निगेटिव मानते हैं और टोटल एरिया अलजेब्रिक सम होता है, प्लस माइनस साइन के साथ सम होता है। तो दिस इज कॉल्ड इम्पल्स। नाउ वी शैल कंसीडर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। न्यूटन सेकेंड लॉ को यूज करके एक थ्योरम निकालते हैं जिसको कहते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इसका कहना है कि किसी भी बॉडी पर लगे हुए सारे फोर्सेज का इम्पल्स उसमें मोमेंटम के चेंज के बराबर होता है। तो बॉडी का अगर आप कंसीडर करें कि ये बॉडी है और इस समय इसकी वेलोसिटी v1 है, मास m, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा mv1। और मान लीजिए कि कुछ देर के बाद हमने देखा कि बॉडी यहाँ पर है, मास m और वेलोसिटी मान लीजिए कि ये, तो ये फाइनल मोमेंटम इसका होगा mv2 और इनिशियल मोमेंटम है mv1। तो इस मोमेंटम ये p2 हो गया, इस मोमेंटम में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चेंज निकलेगा। चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p इज p2 माइनस p1। p2 माइनस p1 इज चेंज इन मोमेंटम। और यहाँ से यहाँ तक जो समय लगा है उसको मान लें कि ये t1 से t2 तक समय लगा है। टाइम का वैल्यू घड़ी में यहाँ t1 बज रहा था, यहाँ गया तो t2 बज रहा था, तो टाइम टेकन होगा t2 माइनस t1। और उस टाइम में इस पर जितने भी फोर्सेज लगे होंगे सबका इम्पल्स लिखें। तो वो मान लीजिए कि सारे फोर्सेज का सम ले रहे हैं और जितने टाइम तक वो फोर्सेज एक्ट किए हैं उनको हम कंसीडर करेंगे। मान लीजिए कि एक फोर्स एक्ट किया, Fi फोर्स डेल्टा ti समय तक एक्ट किया और दूसरा फोर्स आया। इस तरह से फोर्स चेंज करेगा तो ये समेशन साइन होता है, मतलब इसको जोड़ने। इसका मतलब है कि फोर्स F1 डेल्टा t1 टाइम तक एक्ट किया, फोर्स F2 डेल्टा t2 टाइम तक एक्ट किया। इस तरह से बहुत सारे फोर्सेस अपना अपना इम्पल्स दे रहे हैं और वो सारे टाइम इंटरवल का सम इसके बीच ही लाई करता है, तो इसको बोलते हैं इम्पल्स टोटल। दिस इज J। और अगर टाइम इंटरवल काफ़ी छोटा छोटा कर दें तो इसको इंटीग्रल साइन भी लिख सकते हैं। तो ये थ्योरम जो है इसको और इसको कनेक्ट करता है। नेट फोर्स का J और चेंज इन मोमेंटम ये दोनों इक्वल होंगे, इसी को बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स ऑफ ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। किसी भी पार्टिकल पर बहुत सारे फोर्सेज लगे हुए हैं, इसके कारण इसका मोमेंटम में चेंज हो रहा है एंड दैट चेंज इज इक्वल टू इम्पल्स। तो थ्योरम का स्टेटमेंट यही हो गया। द impulse
ड्यू टू all the forces acting on a particle is equal to the change in its linear momentum लिनियर मोमेंटम कभी बोलते हैं एंगुलर जब आता है उस समय, इसलिए अभी लिख रहे हैं कि ये इम्पल्स हुआ ड्यू टू ऑल द फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस लगे उसमें से कोई एक छूटना नहीं चाहिए, सभी फोर्सेस का इम्पल्स लेकर वेक्टर सम कर देंगे तो उसको कहेंगे इम्पल्स ड्यू टू ऑल द फोर्सेस। और वो सभी फोर्सेस के इम्पल्स का जोड़ वेक्टर सम लेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन मोमेंटम। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज जे एंड जे इज इक्वल टू डेल्टा पी। इम्पल्स टोटल इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। दिस इज नोन एज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। प्रूफ ऑफ द इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम इज बेस्ड ऑन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का ये कहना है कि अगर कोई पार्टिकल है और इस पर फोर्स लगता है, नेट फोर्स मान लीजिए कि F लगता है, इसका अर्थ है कि F इज सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो इस नेट फोर्स के कारण इसका मोमेंटम चेंज करेगा और मोमेंटम चेंज कहलाएगा dp बाई dt। पार्टिकल का मोमेंटम p है तो उसके रेट ऑफ चेंज को नेट फोर्स से न्यूटन का सेकेंड लॉ कनेक्ट करता है। दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को यूज करके हम लोग इसको प्रूफ करना चाहते हैं। अब देखिए F को इस साइड ले आते हैं तो उस साइड में dp रह गया। अब t1 टाइम से t2 टाइम तक इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इस साइड में भी t1 समय पर जो मोमेंटम है उसको यहाँ लिखेंगे और t2 टाइम पर जो मोमेंटम है उसको यहाँ लिखेंगे। ये साइड जो है बाय डिफिनिशन फोर्स का टाइम इंटीग्रल है, दिस इज कॉल्ड इम्पल्स, तो इसको जे लिख देंगे। और ये है चेंज इन मोमेंटम क्योंकि ये p2 फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स, जे इक्वल टू डेल्टा पी। अब इस इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम को हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज कर सकते हैं, इसके कंपोनेंट फॉर्म में या ग्राफिकली भी इसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं। ध्यान नहीं रखना है कि J इज इम्पल्स ड्यू टू ऑल द फोर्सेज। एक फोर्स का नहीं है, ये जितने भी फोर्सेज लगेंगे सबके इम्पल्स का वेक्टर सम J है। और डेल्टा P क्या है, तो जिस पार्टिकल पर ये सारे फोर्सेज लगे हैं उसी के मोमेंटम में चेंज देखना है। मोशन ऑफ वेरिएबल मास सिस्टम, इस सिस्टम को हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे जा रहे हैं और वर्षा होने लगी तो पानी की बूंदें शरीर पर आ गई तो हमारा मास उन बूंदों के कारण थोड़ा बढ़ जाता है। और फिर सूखे में जाते हैं तो वेपोराइज कर जाता है तो फिर मास हमारा ओरिजिनल मास पर आ जाता है। मास के एडिशन और सब्ट्रैक्शन से मेन बॉडी का मास चेंज कर सकता है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, वेरिएबल मास। वेरिएबल मास का दो मीनिंग होता है, बिना मास के एडिशन के भी मास वेरी कर सकता है, वो रिलेटिविस्टिक थ्योरी में आता है कि हाई स्पीड से अगर पार्टिकल चलेगी तब उसका मास स्पीड के साथ वेरी करता है। दैट इज अनदर थिंग। यहाँ पर हम लोग वो वेरिएशन नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कारण मेन बॉडी का मास चेंज करता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन।
तो इस तरह के सिस्टम का फेमस एग्जांपल रॉकेट है। रॉकेट को अगर हम लोग कंसीडर करें तो उसमें फ्यूल रहता है और वो वहाँ भी उड़ सकता है जहाँ हवा नहीं है। हवाई जहाज केवल हवा में ही उड़ सकता है, लेकिन रॉकेट वहाँ भी उड़ सकता है जहाँ हवा नहीं है। तो ये जो थ्योरी है रॉकेट की, उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ये रॉकेट है और इसके अंदर फ्यूल भरा हुआ है और फ्यूल पीछे से रॉकेट फेंकता है। तो वो जो गैस इधर फेंकता है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से फेंकता है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से ये इसको इधर फेंकेगा तो ये भी इसको उधर फेंकेगा, तो ये ऊपर भागते जाता है और जैसे जैसे वो फेंकता है वो आगे भागता है। तो उसके दौरान इसका मास चेंज कर रहा है, क्योंकि इससे फ्यूल बाहर निकल रहा है, तो इस हालत में इसका मास चेंज कर रहा है। तो ऐसे चेंजिंग मास सिस्टम के लिए हम लोग इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं और उसका मोशन डिस्कस कर सकते हैं। तो मान लें कि यहाँ पर रॉकेट का ही एग्जाम्पल लें। ये एक रॉकेट है जिसका मास m है और इसकी वेलोसिटी v है। इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स मान लेते हैं कि F लग रहा है और बहुत थोड़ी ही देर में हम लोग पाते हैं कि रॉकेट मान लेके यहाँ चला आया एक शॉर्ट टाइम में, और इसने कुछ फ्यूल बाहर की तरफ इजेक्ट कर दिया। ये मान लीजिए कि फ्यूल इजेक्ट कर दिया, इसका मास चेंज कर गया, ये मास जो है अब इससे कम हो गया है। तो मान लीजिए कि मास इसमें m निकल गया, इसका मास m है और इसकी भी कुछ वेलोसिटी है। ग्राउंड से देखने पर इसकी वेलोसिटी चेंज कर गई। मान लीजिए कि इसकी वेलोसिटी हो गई v1 और इसकी वेलोसिटी हो गई v2 ग्राउंड से देखने पर। तो इसका ये अगर टाइम यहाँ t मान लें और ये सिस्टम जब हुआ ऑब्जर्व किया गया जिस समय, उस समय टाइम हो रहा है t प्लस डेल्टा t। तो यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफॉर्म होने में टाइम लगा डेल्टा t। इस दौरान इस फोर्स का इम्पल्स लिख सकते हैं। ये फोर्स इस पूरे सिस्टम पर लगा हुआ है, वो फोर्स इनटू डेल्टा t, ये हो गया इम्पल्स। और इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहता है कि इसका चेंज इन मोमेंटम निकाल दीजिए तो इस इम्पल्स के बराबर होगा। अब यहाँ पर जो मोमेंटम है वो इसमें होगा इसका मास इंटू इसका वेलोसिटी और इसका होगा इसका मास इंटू इसका वेलोसिटी। तो ये मोमेंटम फाइनल लिख रहे हैं m माइनस m इंटू v1। ये किसका मोमेंटम है? मेन बॉडी का, जो मेन रॉकेट है। और ये फ्यूल है, दिस इज फ्यूल। तो फ्यूल का जो जला हुआ जो फ्यूल है बाहर निकला है ग्राउंड फ्रेम से या इनर्शियल फ्रेम से देख रहे हैं, उसी से इसका वेलोसिटी लिख रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v2 मान लिया, तो इसका मोमेंटम हो गया mv2। ये इतना फाइनल मोमेंटम है। अब इस मोमेंटम में से हमको सब्ट्रैक्ट करना है ये मोमेंटम, क्योंकि थ्योरम कहता है कि इम्पल्स विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। इनिशियल मोमेंटम है केवल m और v, m भी केवल है, इनिशियल मोमेंटम केवल m भी। अब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं इसको, यहाँ जो m है उसको कॉमन करते हैं और ये जो m है उसको इकट्ठा करते हैं। तो दो तरह के मास हैं, एक ये मास है और एक ये m और ये छोटा m, दो क्लास में इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो पहला m कॉमन लेते हैं। m कहाँ का है? यहाँ पर है v1 में और यहाँ पर माइनस के साथ है। तो m कॉमन ले लिया गया, तो फर्स्ट टर्म हो गया प्लस और सेकेंड टर्म हो गया माइनस। v1 माइनस v, v1 ये है, v1 में से v को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद मास वाला टर्म लेते हैं m। तो m के साथ देखिए यहाँ पर v1 है और यहाँ पर v2 है, तो v2 प्लस में है और v1 माइनस में है, तो ये हो जाएगा v2 माइनस v1, v2 माइनस v1। अब इन दोनों को हम लोग देखते हैं कि ये टर्म्स क्या मीनिंग रखते हैं।
यहाँ पर v1 है वेलोसिटी ऑफ मेन बॉडी एट टाइम t प्लस डेल्टा t, और v है वेलोसिटी ऑफ मेन बॉडी एट टाइम t। तो t टाइम पर जो वेलोसिटी है उसको सब्ट्रैक्ट किया गया है इस वेलोसिटी में से, डिफरेंट मोमेंट्स के वेलोसिटी को। तो हम लिख सकते हैं कि v1 फाइनल माइनस इनिशियल, दिस इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को डेल्टा भी लिखते हैं, सिंबल डेल्टा फॉर चेंज। v में चेंज होगा क्योंकि ये डिफरेंट मोमेंट्स का वेलोसिटी है। यहाँ पर देखिए v2 और v1 ये सेम मोमेंट के वेलोसिटी है, लेकिन दो पार्टिकल के वेलोसिटी है, इसलिए इसको हम लोग मीनिंग क्या देंगे, v2 माइनस v1। तो आप रिलेटिव वेलोसिटी को याद कीजिए कि उसमें ऑब्जर्वर के वेलोसिटी को घटाते हैं ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में से। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट जो हो रहा है वो v1 है, तो मेन बॉडी के वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है v2 में से। तो v2 माइनस v1 ये रिप्रेजेंट करता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दिस फ्यूल, बर्न्ड फ्यूल विथ रेस्पेक्ट टू मेन बॉडी। तो इसको हम लोग लिखेंगे v2 माइनस v1 को v2 माइनस v1, दिस इज v रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फ्यूल, और इसको बोलते हैं एग्जॉस्ट वेलोसिटी भी टर्म इसके लिए टेक्निकल है कि मेन बॉडी के रेस्पेक्ट में जितने वेलोसिटी से फ्यूल को बाहर की तरफ एक्सपेल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एग्जॉस्ट वेलोसिटी। v2 माइनस v1 हो गया v रिलेटिव। अब इनको हम लोग अभी इस इक्वेशन में डालेंगे। इक्वेशन है f डेल्टा t, और इसमें मेन बॉडी में ये टर्म आएगा डेल्टा v, और साथ में ये हमने लिखा था m और v रिलेटिव। तो ये इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पर अगर डेल्टा टी से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो डेल्टा v बाई डेल्टा टी मिलेगा और m बाई डेल्टा टी मिलेगा। अब m बाई डेल्टा टी को रिकॉग्नाइज करें। m है फ्यूल इजेक्टेड इन टाइम डेल्टा टी। तो मेन बॉडी का मास अगर m है और इसमें हम d बाई डी टी करें तो ये होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मेन बॉडी का मास। तो मेन बॉडी का मास क्यों चेंज कर रहा है, फ्यूल इजेक्ट करने से चेंज कर रहा है, तो मास डिक्रीज कर रहा है, इसलिए dm बाई dt निगेटिव होगा। m बाई डेल्टा टी पॉजिटिव है क्योंकि m मास पॉजिटिव है और डेल्टा टी टाइम भी पॉजिटिव है, तो इसमें हम लोग एक माइनस साइन लगाते हैं, तो ये इसके इक्विवेलेंट हो गया। और चूंकि ये टाइम t पर रेट है इसलिए इसमें लिमिट देंगे डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। तो ये जो क्वांटिटी है ये हो जाएगी dm बाई dt, और दूसरी क्वांटिटी है डेल्टा v बाई डेल्टा t। इसमें भी अगर हम लोग डेल्टा t की लिमिट को 0 की तरफ बढ़ाए तो ये क्वांटिटी मेन बॉडी की एक्सेलरेशन हो जाएगी, एक्सेलरेशन ऑफ मेन बॉडी। तो ऐसा इंट्रोड्यूस कर देने से ये थर्ड जो इंटरप्रिटेशन है इसको इसमें इंट्रोड्यूस कर दे, डेल्टा टी से डिवाइड करें और लिमिट ले लें, तब हमारे पास इधर में f रह जाएगा और इधर आएगा डेल्टा v बाई डेल्टा टी। तो हम लोग लिमिट के साथ लिख रहे हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 और डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाई मास। और सेकेंड टर्म में जो m है उसकी जगह पर ये लिख रहे हैं, तो ये m बाई डेल्टा टी विथ माइनस साइन, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। ये माइनस जो है उसको काउंटर करने के लिए एक और माइनस देना होगा, तो यहाँ पर हमने माइनस मान लीजिए लगा दिया, तो ऐसे हो गया माइनस माइनस प्लस और इसके बाद v रिलेटिव।
अब देखिए इसको कहेंगे ए, इसलिए ये इक्वेशन हो गया एम ए और माइनस इसकी जगह पर dm बाई डी टी, तो ये हो गया dm बाई डी टी और इसकी वेलोसिटी रिलेटिव यहाँ पर आ गई। अब हम लोग उस इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं, मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन इज सम ऑफ फोर्सेज इस फॉर्म में ले आते हैं। तो मास इनटू एक्सेलरेशन m इनटू a विल बी इक्वल टू, अब देखिए इक्वेशन इसके पहले वाला जो था उसमें f था राइट साइड में, तो वो राइट साइड में f रह गया और लेफ्ट साइड में f था। राइट साइड में था माइनस dm बाई डी टी भी रिलेटिव, उसको जब आप इस पर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा dm बाई डी टी भी रिलेटिव। तो मेन बॉडी पर ये फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है, जैसे कोई बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा या कोई और फोर्स होगा, वो एक्सटर्नल फोर्स है। ये जो फोर्स आ रहा है दिस इज कॉल्ड थ्रस्ट। यही गैस लगाएगी या जिस बॉडी को वो फेंकेगा रिलेटिव वेलोसिटी से, तो वो थ्रस्ट लगाएगा। तो थ्रस्ट प्लस एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ वेरिएबल मास सिस्टम। तो ये बताता है कि बिना एक्सटर्नल फोर्स के भी मेन बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके मास को चेंज करना पड़ेगा और रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा उससे कंट्रोल होगा। डायरेक्शन, अगर मास घटता है यानी फ्यूल इजेक्ट करते हैं तो ये निगेटिव होगा, तो थ्रस्ट होगा अपोजिट टू रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे अगर हमको इधर जाना है, इधर फोर्स चाहिए तो इधर रिलेटिव वेलोसिटी इधर होना चाहिए, और इधर फोर्स चाहिए तो रिलेटिव वेलोसिटी इधर होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि ये स्पेस में जब स्पेसशिप को मोड़ना होगा तो साइडवेज इजेक्ट करना पड़ेगा, तब उसके इधर फोर्स लगेगा। जैसे ऐसे अगर कोई रॉकेट जा रहा है और रॉकेट को हमें इधर मोड़ना है, इसकी वेलोसिटी ऐसे है, तो इधर मोड़ने के लिए इधर फोर्स चाहिए, तब ऐसे पाथ में घूमेगा। ऐसे फोर्स के लिए क्योंकि dm बाई डी निगेटिव है तो इधर रिलेटिव वेलोसिटी देना पड़ेगा और तब इसके अपोजिट में फोर्स इधर लगेगा, फोर्स ऑफ थ्रस्ट। तो ये फोर्स इसको सर्कल में मूव कराएगा। अगर आपको सीधे ले जाना है, इधर एक्सेलरेशन चाहिए, तो ये वेलोसिटी इधर की तरफ डायरेक्टेड होगा मेन बॉडी के रेस्पेक्ट में। बी रिलेटिव मीन्स रिलेटिव टू मेन बॉडी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएबल मास। dm बाई डी टी का जो वैल्यू है साइन के साथ लिखा जाता है। अगर मास घट रहा है तो ये निगेटिव होगा। रेट ऑफ फ्यूल इजेक्शन है, कितनी रेट से फ्यूल इजेक्ट हो रही है या ऐड हो रही है, दोनों केस में इसका साइन के साथ वैल्यू लेंगे। और रिलेटिव वेलोसिटी लेना है किसके रेस्पेक्ट में, मेन बॉडी के रेस्पेक्ट में। और m है मेन बॉडी का मास, जिस समय इसको लिख रहे हैं उस समय का मास है। m इज नॉट कॉन्स्टेंट, m इज वेरिएबल। सो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो होगा वो m पर भी डिपेंड करेगा और इसका यही फाइनल इक्वेशन होगा।